आप देख रहे हैं मार्केट अलर्ट, जहां पे मार्केट हॉटलाइन, जहां पर बाजारों में करीब 111 अंकों की गिरावट देखने को मिले। सेंसेक्स में निफ्टी भी 32 अंक नीचे कामकाज कर रहा है और 25 अंकों की बढ़त है स्मॉल कैप इंडेक्स में, और मिड कैप इंडेक्स भी करीब 19 अंक बढ़ के कामकाज कर रहा है। लेकिन अब पल्लवी हमारे साथ मौजूद हैं जो कि बातचीत करेंगे म्यूचुअल, खासतौर से पर्सनल फाइनेंस कॉर्नर में। और पर्सनल फाइनेंस कॉर्नर में आज हम बातचीत करेंगे पीपीएफ के निवेश के क्या फ़ायदे होते हैं, कैसा विकल्प है और आगे चल के इसमें कैसे इसके फ़ायदे उठाए जा सकते हैं, इस पर भी बातचीत करते हैं। लेकिन इससे पहले एक स्टॉक अलर्ट भी आ रहा है। स्टॉक अलर्ट पहले देख लेते हैं कि किस तरह के या फिर किस कंपनी से जुड़ा हुआ स्टॉक अलर्ट है। स्टॉक अलर्ट है महिंद्रा एंड महिंद्रा जुड़ा हुआ, जहां पे सभी सेगमेंट में वाहनों के दाम करीब 2% बढ़ाए गए हैं। ये महिंद्रा एंड महिंद्रा जुड़ा हुआ एक स्टॉक अलर्ट आ रहा है। आधा फीसदी, हालांकि ये शेयर का दाम अभी नीचे कामकाज कर रहा है, लेकिन मारुति की तरफ से पहले खबर आई थी कि 10,000 रुपये यहाँ पर बढ़ाया जा सकता है। और अब महिंद्रा एंड महिंद्रा सभी सेगमेंट में वाहनों में करीब 2% के आसपास की बढ़ोतरी की गई है कीमतों के अंदर। पल्लवी, जैसे कि बात हो रही थी कि पीपीएफ के अंदर निवेश कैसा रह सकता है, कैसा विकल्प है पीपीएफ? शुक्रिया सुमित। आज जो हमारा चर्चा का विषय है वो रहेगा पीपीएफ। इक्विटी पर तो आप हमेशा ही बात करते हैं, लेकिन आज हमारी खास जो सेगमेंट है, जो खास पेशकश है, उस पर टॉपिक है पीपीएफ यानी पब्लिक प्रोविडेंट फंड। अगर क्या है इसके फायदे और कोई क्यों इसमें निवेश करे, कितना इसमें लॉक इन होता है, इस बार हम चर्चा करेंगे। हमारे साथ खास मेहमान है बलवंत जैन, अपना पैसा.com के CFO। बलवंत जी, बहुत बहुत स्वागत है आपका। और आज पीपीएफ हमारा मुद्दा रहेगा। आपकी नज़र में इसमें क्यों निवेश करना चाहिए, क्या है इसके फायदे? देखिए, ऐसा है पल्लवी की जो पीपीएफ का इन्वेस्टमेंट है उसमें एक तो टैक्स बेनिफिट है। आप 1 लाख रुपए तक इन्वेस्ट करेंगे तो आपको एटीसी में बेनिफिट मिलता है। इसके अलावा इस पर जो इंटरेस्ट मिलता है वो भी रीजनेबल है, 8.7% है, वो टैक्स फ्री है। और सबसे बड़ी चीज़ है कि जो लोग जिनका प्रोविडेंट फंड नहीं है, जो सैलरीड नहीं है, जो सेल्फ एम्प्लॉयड है, उनके लिए एक सबसे बढ़िया रिटायरमेंट टूल काम कर सकता है। 15 साल के लिए टर्म रहती है और ये 5-5 साल के लिए आप एक्सटेंड कर सकते हैं। तो अगर किसी को भी रिस्क नहीं लेनी है और अपने रिटायरमेंट के लिए पैसा इकट्ठा करना है तो मेरी राय में पीपीएफ सबसे बढ़िया टूल है। जी, चलिए, हमारे जानकार से तो हम बातचीत करते रहेंगे। बलवंत जी हमारे साथ मौजूद रहेंगे कार्यक्रम के दौरान। लेकिन आपको दिला दिया कि अगर आप हमारे दोनों ही जानकार, इन तीनों जानकारों से, इनफैक्ट 2 जो जानकार और हमारे साथ मौजूद थे ब्रेक से पहले, और तीसरे जानकार बलवंत जी, तीनों से अगर आप सवाल पूछना चाहते हैं शेयर से जुड़ा हुआ या फिर पीपीएफ से जुड़ा हुआ, तो आपको करना सिर्फ इतना है कि आपको अपने मैसेज राइटिंग बॉक्स में जाके मार्केट लिखना है, अपना पीएफ से जुड़ा हुआ सवाल या फिर शेयर से जुड़ा हुआ सवाल लिखना है और उसे SMS कर देना है 57575 पर। चले, बलवंत जी से हम बातचीत जारी रखेंगे, साथ हमारे दोनों जानकारी मौजूद है। लेकिन पल्लवी, पहले आपसे ये सवाल होगा, पीपीएफ के बारे में आपने शुरुआत की है। सबसे पहले तो पीपीएफ को शुरू कैसे करते हैं? कोई भी नया निवेशक है और पीपीएफ में निवेश करना चाहता है तो कैसे वो अकाउंट खोल सकता है या फिर कैसे उसमें निवेश कर सकता है? हाँ सुमित, पीपीएफ का जो तरीका है इसे खोलने का बहुत ही सिंपल है। पहले हालांकि पोस्ट ऑफिस में जाके आप खाता खोला करते थे, लेकिन अब आप किसी भी सरकारी बैंक में जाके एक फॉर्म फिल करना होता है, जिसके लिए आपको कुछ बेसिक वहाँ पे फॉर्मेलिटीज हैं। जैसे आपके पास एक पैन कार्ड होना चाहिए, उसकी कॉपी अटैच करनी होगी, साथ ही आपको एक पासपोर्ट साइज फोटोग्राफ लगा कर देनी होती है। काफ़ी सारे ऐसे ऑथराइज्ड बैंक्स हैं जहां पे जाकर आप अपना खाता खोल सकते हैं। एसबीआई के अलावा अब प्राइवेट बैंक्स में आईसीआईसीआई बैंक में भी आप खाता खोल सकते हैं, और एसबीआई और आईसीआईसीआई बैंक दोनों में ही ऑनलाइन भी आप पैसे ट्रांसफर कर सकते हैं। सबसे खास बात पीपीएफ की यह है कि इसमें 500 रुपये से भी आप अपना खाता स्टार्ट कर सकते हैं। इसमें सालाना 1 लाख रुपए तक आप निवेश कर सकते हैं। आपको साल में लगभग 12 बार इसमें लिमिट है कि आप इसमें निवेश कर सकते हैं। लेकिन सबसे खास बात जो पीपीएफ का जो इंटरेस्टिंग फीचर है वो ये कि आप चाहें तो आप स्किप भी कर सकते हैं। इसमें ज़रूरी नहीं है, जैसे हम म्यूचुअल फंड्स पे बात करते हैं तो उसमें SIP आप करते हैं, नियमित आप निवेश कर सकते हैं, लेकिन इसमें टोटली इसमें सहूलियत है निवेशक की। आपको जिस महीने नहीं भरनी है किस्त, आप नहीं भरिए, आपको जितना अमाउंट आप उतना डाल सकते हैं। मिनिमम 500 और मैक्सिमम 1 लाख तक की लिमिट है। चलिए, तो ये आपको डिटेल दी है पल्लवी ने कि कहाँ आप निवेश कर सकते हैं, कहाँ पे आप पीपीएफ अकाउंट खोल सकते हैं, कितनी रकम आपको निवेश करनी है और कितने तक का टैक्स बेनिफिट आप इसमें पा सकते हैं। बातचीत करते रहेंगे हम कुछ दर्शकों से भी और हमारे जानकारों से भी। बलवंत जी, मौजूदा सिनेरियो को देखते हुए, जिस तरह से बाजारों का सिनेरियो है या फिर अलग अलग असेट क्लास का सिनेरियो है, खासतौर से कमोडिटीज़ को लेकर या फिर इक्विटीज़ को लेकर या फिर म्यूचुअल फंड्स को लेकर, उसको देखते हुए आप इस विकल्प को कैसे देख रहे हैं? देखिए, ऐसा है कि
किसी भी व्यक्ति का जो पोर्टफोलियो है वो बैलेंस्ड होना चाहिए, उसकी जो रिस्क लेने की जो एबिलिटी है, उनका जो गोल फाइनेंशियल गोल है वो कितना दूर है, उसके हिसाब से उनको जो इन्वेस्टमेंट है वो इक्विटी में और डेट में अलोकेट करना चाहिए। तो हम लोग आइडियली अगर किसी का लॉन्ग टर्म प्लान है जैसे रिटायरमेंट वगैरह के लिए है तो हम लोग 10 से 15% डेट एडवाइज करते हैं और इक्विटी बाकी बैलेंस के लिए। और ये जो आपका गोल है वो आपका लॉन्ग टर्म होना चाहिए। जैसे आपको 6 महीने बाद पैसा चाहिए, 8 महीने बाद पैसा चाहिए, तो आप पीपीएफ में भी नहीं डाल सकते, वो आप एफडी कर सकते हैं या सेविंग अकाउंट में रख सकते हैं। पर पीपीएफ में जो जिनको रिस्क नहीं लेनी है उनके लिए एकदम बढ़िया विकल्प है। जी, तो एक अच्छे विकल्प के तौर पे भी इसे देखा जा सकता है और पोर्टफोलियो बैलेंस पोर्टफोलियो बनाने के लिए भी इसकी ज़रूरत काफ़ी ज़्यादा हो सकती है। लेकिन बलवंत जी, अगर रिटर्न के लिहाज से देखें, क्योंकि इक्विटी मार्केट्स में रिटर्न और जो रिस्क है उसका रेशियो प्ले करता है मार्केट्स के अंदर, गोल्ड और कमोडिटीज़ के अंदर भी ऐसे एक रुझान रहता है, लेकिन पीएफ के केस में या फिर पीपीएफ के केस में किस तरह का एक रिटर्न रेशियो रहता है? देखिए, ऐसा है कि ये तो रिस्क और रिवार्ड है वो साथ साथ जाते हैं। अगर आपको रिस्क लेनी है तो जैसे आप बता रहे इक्विटी में सबसे बढ़िया 15% के आसपास हिस्टोरिकल रिटर्न मिले हैं। परंतु अगर किसी को रिस्क नहीं लेनी है, रिस्क प्रोफाइल नहीं है, तो उनको पीपीएफ सबसे बढ़िया इन्वेस्टमेंट एवेन्यू प्रोवाइड करता है, क्योंकि उसमें टैक्स बेनिफिट भी मिलता है। इसके अलावा जो इंटरेस्ट वगैरह है वो भी टैक्स फ्री है। अनलाइक जैसे बैंक एफडी में आप डिपॉजिट करते हैं तो बैंक एफडी में आपकी रेट ऑफ इंटरेस्ट फिक्स है, पर उसको आपकी जो मार्जिनल टैक्स रेट है उसके हिसाब से टैक्स लग जाता है। तो इफेक्टिवली अगर आप पीपीएफ में पैसा डालते हैं और आप 30% की स्लैब में है तो आपको तो 12% का यील्ड मिल जाता है। अगर 30% में और 20% में है तो 10% के आसपास मिल जाता है। तो मेरा तो सुझाव रहेगा कि हर एक व्यक्ति को जितने भी फैमिली में मेंबर है उनके नाम से पीपीएफ का अकाउंट खोल देना चाहिए। और अगर जो असेट एलोकेशन में फिट बैठता हो तो हर एक अकाउंट में हर साल लाख रुपया भर देना चाहिए। बलवंत जी, अब तक हमने बात की इसके लॉक इन पीरियड की, इसमें कितना निवेश कर सकते हैं, इसके फायदे की। अब से मैं जानना चाहती हूँ, अगर घर में 18 ईयर से कम यानी कि नाबालिग जो है, जो एडल्ट नहीं है, उनके लिए भी, क्योंकि आपने जैसे बताया कि कोई भी इंडिविजुअल इसमें जाके खाता खोल सकता है, माइनर्स के लिए क्या प्रोविजन है? और ऐसे में उसमें पैसा, क्योंकि किसी पेरेंट्स या फिर अंकल भी खोल सकते हैं या कोई रिलेटिव खोल सकता है, ऐसे में माइनर्स के लिए क्या है? क्योंकि सैलरीड लोगों की हम बात कर रहे हैं, इसमें हाउसवाइफ्स भी खोल सकती हैं, नॉन सैलरीड लोग भी खोल सकते हैं। पीपीएफ खाता सबके लिए है, माइनर्स के लिए क्या प्रोविजन है? देखिए, माइनर के लिए खाता खोलने के लिए उनके जो पेरेंट्स हैं वो खोल सकते हैं, और अगर पेरेंट्स जिंदा नहीं है या वो कैपेबल नहीं है तो कोई भी जो गार्जियन अपॉइंट किया गया है कोर्ट के द्वारा वो खोल सकते हैं। पर पीपीएफ खाता जो आप माइनर के लिए खोलते हैं आप उसमें नॉमिनेशन नहीं कर सकते। तो नॉमिनेशन का जो विकल्प है वो 18 साल उम्र पूरी होने के बाद ही मिलेगा। चलिए अब आगे बढ़ते हैं। पहले कॉलर हमारे साथ हैं शिव, बहुत बहुत स्वागत है आपका जी बिजनेस पे। पूछिए एक्सपर्ट से क्या सवाल है। शिव, आप अपना सवाल पूछ सकते हैं। हेलो, हाँ बताइए सर, क्या सवाल है आपका पीपीएफ पर? जी, मेरा उम्र अभी 42 साल है जी, और अभी महीने में मैं अगर 1000 करके दूंगा तो 60 साल के बाद मेरे को कितना मिलेगा? कितना मिल जाएगा? आप लगभग कितना निवेश करते हैं पीपीएफ में हर साल? महीने में 1000 करके अगर दूं तो। ओके, तो चलिए बलवंत जी आप बताइए, ये अगर ब्याज दर जैसे हर साल बदल रही है लेकिन फिर भी एक एवरेज निकाल के चलें तो इनको 60 इयर्स तक कितना मिल पाएगा पीपीएफ से? ये एग्जैक्ट कैलकुलेशन करना तो मुश्किल है, मतलब ये तो उनको कैलकुलेट करना पड़ेगा कि 8.7% के हिसाब से कंपाउंडेड एनुअली कितना मिलेगा। तो ऐसे इंस्टेंटली कैलकुलेट करके बताना तो मेरे लिए मुश्किल है। परंतु जो जैसे आपने बताया रेट ऑफ इंटरेस्ट है वो हर साल चेंज होती है। इस साल जो करंट ईयर है उसके लिए 8.7% का है, और जो रेट ऑफ इंटरेस्ट है वो गवर्नमेंट इन्फ्लेशन के बेसिस पर डिसाइड करती है और एडवांस में नोटिफाई करती है। जी, चलिए अगले कॉलर हमारे साथ है मनु, बहुत बहुत स्वागत है। पूछिए क्या सवाल है। हाँ जी, मेरा नाम मनु है जी। मेरी 27 है। तो मेरा सवाल ये था कि अभी मुझे पीपीएफ इन्वेस्ट करना सही रहेगा या मैं भी डायरेक्ट शेयर मार्केट में या म्यूचुअल फंड में अपना पैसा डालूं? ओके, चलिए आपके एज को देखते हुए बलवंत जी इनके लिए कितना सही है? पीपीएफ के फायदे आप बता रहे हैं, इनके लिए क्या राय है? देखिए, ऐसे आपका जो इन्वेस्टमेंट है वो आपका
क्या गोल है, किस गोल के लिए आप इन्वेस्ट करना चाहते हैं उसके बेसिस पे होना चाहिए, और जो आपका एज फैक्टर है, क्योंकि आपकी एज पे ही आपको रिस्क लेने की कैपेबिलिटी रहती है। तो अगर आपका रिटायरमेंट के लिए है तो वैसे जैसे मैंने बताया कि आप ज़्यादा परसेंट भी इक्विटी में रख सकते हो और मिनिमम 10-15% का पीपीएफ में या और कोई दूसरा डेट में इन्वेस्टमेंट कर सकते हैं। मेरा सुझाव रहेगा कि आपको जो जैसे ये आपके गोल के लिए कोई अगर इन्वेस्टमेंट करना है तो कोई जानकार जो फाइनेंशियल प्लानर है उनकी भी आपको राय ले लेनी चाहिए। जी, चलिए इस पर बातचीत जारी रखेंगे और साथ ही साथ दो और जानकार भी हमारे साथ मौजूद हैं। श्रीकांत शेट्टी मौजूद हैं, साथ ही साथ मयंक मेहता भी मौजूद है। दोनों से ही बातचीत करते रहेंगे। शेयर बाजार में किस तरह की रणनीति हो आपकी, इस पर भी हम सवाल पूछें। लेकिन अगर आप इस कार्यक्रम का हिस्सा बनना चाहते हैं और किसी भी निवेश के विकल्प को लेकर, यानी कि पीपीएफ को लेकर या फिर शेयर को लेकर अगर आपका कोई सवाल है तो आप मार्केट लिखकर अपना सवाल लिखकर उसे SMS कर सकते हैं 57575 पर। और साथ ही साथ दो नंबर भी ओपन है। पहला नंबर हमारा टोल फ्री नंबर है 1800-180-3545 और 0120-425-8237। इन दोनों नंबर से आप कॉल करके भी हमारे जानकारों से बातचीत कर सकते हैं। और पीपीएफ पे आज सवालों के जवाब देने के लिए बलवंत जैन CFO अपना पैसा.com के भी हमारे साथ मौजूद हैं। आप देख रहे हैं मार्केट हॉटलाइन। करीब 113 अंकों की गिरावट अब सेंसेक्स में हो चुकी है। निफ्टी भी 31 अंक नीचे कामकाज कर रहा है। मिड कैप इंडेक्स हरे निशान में अभी भी है, करीब 26 अंकों की बढ़त 7080 का लेवल। और स्मॉल कैप इंडेक्स भी करीब 23 अंक बढ़ के कामकाज करते हुए 5503 का लेवल देखने को मिल रहा है। लेकिन यह वक्त होता है हमारी खास पेशकश हर घंटे मुनाफा का। डिम्पी मौजूद है इस घंटे का शेयर बताने के लिए। बताएं डिम्पी, कौन सा शेयर चुन के लाएं आप? आदित्य बिरला नोवो है इस घंटे का स्टॉक जिसके अंदर अच्छा मुनाफा मिल सकता है, क्योंकि ये स्टॉक इस तरह के बाजार के अंदर भी अपनी स्ट्रेंथ को बनाए हुए है और इसकी यूएसपी ये है कि मार्केट के उलट भी चलने की हिम्मत रखता है। अभी भी आप देखें 2% से ज़्यादा की बढ़त है इसमें, लेकिन फिर भी हमने इस काउंटर को चुना क्योंकि इसके अंदर जो मजबूती है वो अपनी यूएसपी के कारण है और ये स्ट्रेंथ आगे भी जारी रख सकता है। एक छोटा सा रेजिस्टेंस है इसके सामने 40 का, अगर इसको ये पार कर गया तो बहुत तेज़ी से 55 की तरफ दौड़ेगा। इसलिए मैंने टारगेट 12.55 का ही डाला है घंटे के अंदर और आपको जो स्टॉप लॉस रखना है 12.31 का रखना है। इसलिए पूरी उम्मीद है कि 40 की रेंज पार करते स्टॉक टिके और वहाँ से चले और ये 12.55 के टारगेट को अचीव कर सकता है। जी, 1231 का एक स्टॉप लॉस मेंटेन करना है। 1237, 1238 के स्तरों पर शेयर कामकाज कर रहा है। 1255 रुपए तक की चाल शेयर दिखा सकता है। डिम्पी 27 रुपए की बढ़त है। आमतौर पर शेयर में कुछ खास मूवमेंट आता नहीं है, लेकिन एक बाइंग आज इमर्ज हुई है। डे हाई के आसपास ही शेयर कामकाज कर रहा है। क्या डे हाई ब्रीच करके 1250 के ऊपर के लेवल्स दिखा सकता है? हाँ, उम्मीद है, क्योंकि मार्केट के अंदर जिस तरीके से उम्मीद कर सकते हैं कि अगर लेटर हाफ कुछ हद तक शॉर्ट कवरिंग और आती है या फिर वापस बाइंग लौटती है, अगर नहीं भी लौटती कम से कम इस बाज़ार पे ये टिका भी रहता है तो इसकी अपनी ही स्ट्रेंथ इतनी है कि तेज़ी से ऊपर आ सकता है। इसलिए अगर बाज़ार चले या ना चले, इस काउंटर का बने रहना इस रेंज के अंदर 40 के ऊपर अगर आ जाए तो फिर बहुत ज़्यादा उम्मीद है कि एक घंटे के अंदर आपको अच्छे मुनाफा दिलवा सकता है। इसलिए 12.55 का ही टारगेट रखा है। हालांकि BTST कॉल में भी कन्वर्ट किया जा सकता है, लेकिन शुक्रवार का दिन है इसलिए कम से कम 12.55 तक आ भी जाए तब भी आप BTST ना करें, क्योंकि 2 दिन का दिन गैप आ जाएगा तो आपको डिलीवरी लेके जाने की जरूरत नहीं है। कोशिश तो करें 1 घंटे के अंदर ही। उम्मीद भी हम यही करते हैं कि मुनाफा मिल जाएगा आपको 12.55 तक का। जी, चलिए शुक्रिया डिम्पी। 1236 के स्तरों पे कामकाज कर रहा है बिनू का शेयर। करीब 26 से 28 रुपए की बढ़त देखी जा रही है, लेकिन 1255 रुपए तक की चाल शेयर दिखा सकता है। अगले 1 घंटे में नजर रखें इस पर। दिन के उच्चतम स्तरों के आसपास ही फिलहाल कामकाज कर रहा है। अब बातचीत कर लेते हैं कुछ दर्शकों से भी। सरल हमारे अगले दर्शक हैं, बठिंडा से मौजूद हैं। सरल जी नमस्कार। सरल आप सुन पा रहे हैं? हाँ जी नमस्कार सर। मेरा एक सवाल है पीपीएफ के ऊपर कि पीपीएफ अकाउंट के अंदर हम जो लिमिट 1 लाख रुपए की आप बताते हैं, ये तो 80D के अंदर आपको छूट मिल जाती है। अगर इसमें हम पैसे ज्यादा भी जमा करवाना चाहें तो क्या हम करवा सकते हैं? चलिए। और सेकंड क्वेश्चन ये है कि मेरा बेटा एक 16 साल का है और उसके पीपीएफ अकाउंट में क्या उसकी ग्रैंड मदर पैसे जमा करवा सकती है, तो उसका क्या बेनिफिट मिलेगा? ओके बलवंत जी, इनके सवाल हैं, 2 सवाल उन्होंने पूछे। पहला कि पीपीएफ में अगर ये अतिरिक्त राशि जमा करना चाहें 1 लाख रुपए के ऊपर तो क्या उसमें भी टैक्स बेनिफिट मिलेंगे या फिर उस पर किस तरह के प्रावधान रहेंगे? और दूसरा, अगर कोई और यहाँ पे किसी के लिए पीपीएफ अकाउंट खोल के उसमें रकम निवेश करना चाहता है, फिर रकम डालना चाहता है, तो उसके लिए किस तरह के प्रोविजंस रहेंगे? देखिए, जहाँ तक पहले प्रश्न का सवाल है तो पीपीएफ एक जो स्कीम है उसके तहत ही एक लिमिट है कि आप एक खाते में
1 लाख रुपए से ज़्यादा जमा नहीं कर सकते। और जहाँ तक दूसरा प्रश्न है उनका कि इनकी जो उनका लड़का है 16 साल का, उसमें उनकी दादी इन्वेस्ट करे, दादी अगर कंट्रीब्यूट करे तो उनको बेनिफिट मिलेगा। तो मेरे जो इनकम टैक्स एक्ट की 80C की धारा के जो प्रोविजंस है उसके हिसाब से या तो आप खुद के खाते में डालें, आपके स्पाउस है, हस्बैंड या वाइफ के खाते में, या आपके जो बच्चे हैं उनके खाते में अगर आप कंट्रीब्यूट करेंगे तो ही आपको 80C का बेनिफिट मिलेगा। तो इनके जैसे पूछ रहे हैं कि उनकी दादी पैसा अगर कंट्रीब्यूट करेगी तो बेनिफिट मिलेगा, तो स्पष्ट उत्तर है कि उनकी दादी को इनकम टैक्स में कोई बेनिफिट नहीं मिलेगा, पर वो दादी पैसा डाल सकती है, उस पर कोई रेस्ट्रिक्शन नहीं है। जी चलिए, इस बीच फिच रेटिंग्स की तरफ से एक कॉन कॉल हो रही है, खासतौर से जो अर्थव्यवस्था है उसको लेकर, फिर अर्थव्यवस्था के जो मौजूदा स्थिति है उसको लेकर देख लेते हैं क्या है, क्या आउटकम्स आ रहे हैं उस कॉन कॉल से। चलिए, शायद कॉल से अभी तक कोई खास संपर्क हो नहीं पा रहा है, उनसे हम बातचीत करते रहेंगे, फिर उस कॉल में दोबारा चलने की कोशिश करेंगे। लेकिन इस बीच बाजारों के अंदर खासतौर से सेंसेक्स में निचले स्तर कुछ खरीदारी आई है, जहां पे एक समय में करीब 113 अंकों तक की गिरावट थी, लेकिन अब यहां पर केवल 89 पॉइंट्स की गिरावट है। और निफ्टी भी करीब 26 अंक नीचे कामकाज कर रहा है। मिड कैप इंडेक्स अभी भी हरे निशान में ही कामकाज करते हुए करीब 33 अंकों की बढ़त यहाँ पर देखने को मिल रही है। नीरज से बातचीत कर लेते हैं, अलीगढ़ से मौजूद है। नीरज जी नमस्कार। To have about an hour for this call, so immediately after my opening comments, Shashwat, as I said, will speak for about 15-18 minutes, and then we will... नीरज जी आप सुन पा रहे हैं? चलिए, शायद उनसे भी संपर्क नहीं पा रहा। श्रीकांत, लेकिन आपका व्यू चाहेंगे, आज खास तौर से बैंकिंग स्पेस में दोबारा कुछ बिकवाली देखने को मिली है। जो बिकवाली है क्या इस सीरीज के अंदर भी एक्सटेंड होते हुए दिखाई पड़ेगी? नहीं, मुझे नहीं लगता कि बहुत ज़्यादा इसमें बहुत ज़्यादा गिरावट होनी चाहिए, क्योंकि अगर हम देखें तो जिस दिन पॉलिसी थी उस दिन इफेक्टिवली इन स्टॉक्स की टॉप बन गए थे फ्रॉम अ ट्रेडिंग पर्सपेक्टिव, तो वहाँ से ये करेक्ट कर गए हैं और ऑलमोस्ट 15% काइंड ऑफ करेक्शन हम ऑलरेडी देख चुके हैं इन स्टॉक्स में फ्रॉम दोज लेवल्स। तो मुझे लगता है कि इस लेवल पे कंसोलिडेट होंगे और शायद जो रिजल्ट ड्रिवन मूव्स होंगे वो हमें देखने मिलेगी, डिपेंडिंग ऑन जिनकी मूवमेंट किस तरह है, NPA लेवल्स किस तरह मूव होते हैं, इंडिविजुअल बैंक्स की परफॉर्मेंस कैसे रहती है, वो ज़्यादा डिपेंडेंट होगा। अगर हम ओवरऑल सिनेरियो देखें तो आई थिंक करेंसी की जो मूव्स हैं वो भी फेवरेबल है। तो इवन जो स्टेप्स लिए गए हैं वो आई थिंक उसकी जो रिएक्शन होनी थी वो ऑलरेडी हो चुकी हैं, और हम इवन डाउनग्रेड्स भी देख चुके हैं। उसके बावजूद अगर हम देखें तो स्टॉक्स होल्ड कर रहे हैं, तो हमें नहीं लगता कि बहुत ज़्यादा डाउनसाइड्स है यहाँ पे। कंसोलिडेट जरूर हो सकता है करंट लेवल्स पे, क्योंकि अब जो फोकस है मार्केट का वो रिजल्ट्स पर होगा, और जाहिर बात है कि जो अच्छी परफॉर्मेंस जिनसे उम्मीद है उन पर पहले इंटरेस्ट देखने मिलेगी मार्केट पार्टिसिपेंट्स की तरफ से। चले, फिच के जो अभी कुछ देर पहले यहाँ पे कॉन कॉल चल रही थी उसके ऊपर दोबारा उनसे संपर्क हो चुका है, देख लेते क्या कहना है उनका पूरी कॉन कॉल में। To withstand this sort of expected asset quality stress through the earnings and capital buffer was reviewed to essentially for the purposes of the rating action. Overall, in post the rating action. You would have noted that among the state-owned banks, except SBI, all the remaining state-owned bank ratings are currently at their support rating floor, given that their VRs or the viability rating, essentially what we also term as standalone credit strength, are at a rating level which is lower than their support rating floors. The past, 2 odd years have been especially challenging, as some of you may know, for Indian banks, given the consistent increase in stressed assets and the difficulty that banks have found themselves in terms of, putting a check onto these, continued rise in delinquencies. Our initial expectation obviously was for NPLs to peak sometime this time around. However, given the sort of macro development, especially the sort of volatility we have seen in the last couple of months, particularly on the currency side, and given some of the fundamentals on the ground, which in our view continue to remain relatively weak, our expectation is now that asset quality for the Indian banking system will likely peak only by FY15 or March 2016.
16. However, with Indian banks, capital accretion rates over the last couple of years have been incrementally impacted by lower earnings generation, which, as you know, in turn has been also sort of hampered to an extent by the sharp increase in credit costs that banks in the sector have seen, particularly state-owned banks. Given the expectation of further increase, from our perspective, we see that the capital position for Indian banks, and particularly state-owned ones, will appear even more weaker as we progress, through the coming months. Our assessment in terms of the banks, stressed assets to equity, on an overall basis already indicates that for the banks reviewed, the stressed assets already cover almost 80% on an average equity for the banks reviewed. Even on a stressed asset basis, we see that on an average nearly a third of the equity remains at risk. If we were to assume that the mortality rate from the restructured assets is assumed somewhere around 40-odd%. Also, equally importantly, provision covers on the reported side have been dipping for most banks. I would like to mention here that in the banking. चलो, तो फिच की कॉल आप सुन रहे थे, जहाँ पर एक एसेट क्वालिटी को लेकर कंसर्न्स जताए गए हैं, और ख़ास तौर से जो इंटरेस्ट रेट सिनेरियो है या फिर जिस तरह के एक इन्फ्लेशन का सिनेरियो है उसको लेकर भी उन्होंने कुछ एक वक्तव्य दिए हैं। लेकिन यहाँ पर भारत की रेटिंग को लेकर जो दोबारा अटकलें हैं, इसे दोबारा डाउनलोड करके दोबारा अटकलें हैं, वो अब शुरू हो चुकी हैं। ये कुछ एक रिसेंट अपडेट्स हुए हैं ख़ासतौर से फिच के संदर्भ में। बातचीत कर लेते हैं कुछ दर्शकों से भी। हमारे साथ राजेश मौजूद हैं जालंधर से बातचीत करने के लिए। राजेश जी नमस्कार। जी नमस्कार राजेश जी, क्या सवाल है आपका? जी, अच्छा, मेरा सवाल है कि पीपीएफ में जब हम जमा कराते हैं 1 लाख रुपया, तो कितनी देर बाद हम उसको विड्रा कर सकते हैं? ओके। हाँ, और दूसरा ये है कि अगर विड्रा नहीं कर सकते तो क्या उसके अगेंस्ट लोन लिया जा सकता है? चलिए, बलवंत जी सवाल है इनका कि पीपीएफ में जो ये रकम निवेश करते हैं, अगर कुछ भी रकम निवेश की है तो उसमें कितने समय के बाद उसका विड्रॉल हो सकता है, और विड्रॉल अगर नहीं भी कर सकते हैं या फिर नहीं करते हैं तो क्या उसके अगेंस्ट में लोन ले सकते हैं? देखिए, ऐसा है कि एक टाइम लिमिट है, तब तक आप लोन ले सकते हैं और वो टाइम पूरा हो जाने के बाद आप पीपीएफ में से विड्रॉ कर सकते हैं। तो आपने जिस साल में खाता खोला है उसके 1 साल से 5 साल के बीच में आप लोन ले सकते हैं, और जब पूरे ये 5 साल जो मैं कह रहा हूँ वो फाइनेंशियल ईयर है, और जब 5 साल पूरे हो गए तो इफेक्टिवली आपका जो 7वां साल शुरू होता है उस 7वें साल के 1 अप्रैल से आप पैसा विड्रॉ कर सकते हैं। जी, चलिए आगे बढ़ते हैं। एक और कॉलर फोन लाइन पर है, अरुण है झारखंड से। अरुण, बहुत बहुत स्वागत है, पूछिए क्या सवाल है। अरुण, अपना सवाल पूछ सकते हैं एक्सपर्ट से। चलिए आगे बढ़ेंगे। पीपीएफ की हम बात कर रहे थे। सुमित, आप बताइए, आपने पीपीएफ का खाता खोला है या नहीं? अब तक तो नहीं खोला, लेकिन जैसे जैसे बलबीर जी से बात हो रही है वैसे वैसे मुझे लगता है खोलना है। बलवंत जी जैसे बात हो रही है वैसे मुझे लगता है कि खोलना ही पड़ेगा। बलवंत जी, कई बारी ऐसा भी होता है कि अलग अलग जो एक सवाल आ रहे हैं उसमें एक सवाल ये भी है कि अगर निवेश किया जाए और रिटर्न करीब 9-9.5% जैसे कि इंटरेस्ट रेट सिनेरियो को लेकर देखा जा रहा है, इस तरह का सिनेरियो मेंटेन रहता है ओवर अ पीरियड ऑफ टाइम, तो कितनी एक एडिक्वेट फंड है जितना निवेश करना, अगर किसी की उम्र 25 से 30 साल है तो कितना फंड निवेश करना उसके लिए एक वाजिब फंड माना जा सकता है? नहीं, ये तो जैसे आप कैलकुलेशन की बात करो, ये निर्भर करेगा कि आपका गोल क्या है और उस गोल के हिसाब से आपको कितना पैसा चाहिए। कोई गोल आपका 25 साल बाद है, 30 साल बाद है, उसकी वैल्यू कितनी है और उसके बेसिस पे आज डिसाइड होगा कि कितना पैसा आपको इक्विटी या म्यूचुअल फंड में डालना चाहिए या पीपीएफ में डालना चाहिए। जी, चलिए बातचीत जारी रखेंगे बलवंत जी से, लेकिन मार्केट पे भी नजर डाल लेते हैं जहाँ पे निचले स्तर से कुछ रिकवरी देखने को मिली है। खासतौर से सेंसेक्स जो कि 74 अंक अब नीचे कामकाज कर रहा है, निफ्टी भी करीब 22 अंक नीचे कामकाज कर रहे हैं। मयंक, निफ्टी करीब 22 अंक नीचे कामकाज करते हुए 5860 का लेवल देखने को मिल रहा है, क्योंकि आज वीकेंड भी है। नेक्स्ट वीक के लिए कहाँ आप निफ्टी की रेंज देख रहे हैं?
अगर हम लोग सितंबर सीरीज देखें, निफ्टी में 9% से ज़्यादा की तेज़ी देखने को मिली थी निफ्टी में, और फ्रॉम 5500 से लेके 6100, और डिसअपॉइंटमेंट मिली हम लोग को आरबीआई पॉलिसी में से, जहाँ से 6100 से करेक्ट होकर मार्केट वापस 5800 के रेंज में आ गया है। मुझे ऐसा लग रहा है कि और थोड़ा प्रॉफिट बुकिंग देखने को मिल सकता है फ्रॉम द लेवल्स ऑफ 5820 इज अ स्ट्रॉन्ग सपोर्ट फॉर द मार्केट। अगर 5820 के नीचे अगर निफ्टी क्लोजिंग देता है तो मुझे 5600 5650 का लेवल अगले हफ्ते और अगले 2 हफ्ते के करीब आ सकता है। मतलब मेरा टारगेट है 5650 5600 इन कमिंग 2 to 3 ट्रेडिंग सेशंस। चलिए आगे बढ़ते हैं। एक और कॉलर फोन लाइन पर है। सुरेश, पूछे एक्सपर्ट से क्या सवाल है। सुरेश अपना सवाल पूछ सकते हैं। चलिए फिलहाल कॉलर इस वक्त हमारे साथ नहीं है, अगले कॉलर से बात करते हैं। बताइए सर, क्या सवाल है आपका। मैग्मा में जो प्राइस का एवरेज है 95, इज द राइट टाइम टू एवरेज? जी, इनका सवाल श्रीकांत मैग्मा फिनकॉर्प को लेकर है। इन्होंने 95 के भाव पर खरीदारी कर रखी है, एवरेज करने का सही भाव है? देखिए, मैग्मा फिनकॉर्प कंपनी काफ़ी अच्छा कर रही है, तो आई थिंक एवरेज करा जा सकता है इसमें। ओवरऑल नंबर्स अगर हम देखें तो काफ़ी कंसिस्टेंट रहा है इन टर्म्स ऑफ ग्रोथ वाइज। तो आप अगर मीडियम टू लॉन्ग टर्म के लिए निवेश कर रहे हैं तो आई थिंक एवरेज करा जा सकता है इसमें। जी, चलिए बातचीत जारी रखेंगे दोनों ही निवेश के विकल्पों को लेकर। पीपीएफ में भी अगर आप निवेश करना चाहते हैं या फिर शेयर बाजार से जुड़ा हुआ आपका कोई सवाल है तो आप मार्केट लिखकर अपना सवाल लिखकर तमाम डिटेल लिखकर उसे एसएमएस कर दें 57575 पर, और साथ ही साथ 2 नंबर्स भी ओपन है। पहला नंबर हमारा टोल फ्री नंबर है 1800-180-3545 और 0120-425-8237। तीनों ही जानकारों से बातचीत करके अपने निवेश की रणनीति तैयार कर सकते हैं। आप देख रहे हैं मार्केट हॉटलाइन और आज हम खास बातचीत कर रहे हैं पीपीएफ पर। बलवंत जैन जी हमारे साथ हैं, अगले कॉलर फोन लाइन पर है, उनसे बात करते हैं सीधे। आर्यन, बहुत बहुत स्वागत है, पूछिए क्या सवाल है। आर्यन अपना सवाल पूछ सकते हैं आप एक्सपर्ट से। पीपीएफ पर क्या राय लेना चाहते हैं? जी, चलिए लगता है संपर्क नहीं हो पा रहा, लेकिन हमारे साथ दूसरे दर्शक भी मौजूद हैं। के राव मौजूद हैं जमशेदपुर से बातचीत करने के लिए। राव साहब नमस्कार। नमस्कार। नमस्कार राव साहब, क्या सवाल है आपका? बोलिए, एल&टी फाइनेंस के ऊपर सवाल है। आप खरीदना चाहते हैं या आपने खरीद रखा है? हाँ, करना चाहते हैं। चलिए, इनका सवाल मयंक एल&टी फाइनेंस को लेकर है। क्या राय रखते हैं आप इस शेयर में? क्या यहाँ से कुछ बाइंग पोजीशन देखी जा सकती है या फिर अभी फिलहाल होल्ड करें? एक अच्छा कैंडिडेट है जो बैंकिंग लाइसेंस के लिए दिया गया है, और मुझे ऐसा लग रहा है कि लंबे अवधि के लिए वो होल्ड कर सकते हैं, कीपिंग अ स्टॉप लॉस ऑफ अराउंड 50 रुपीज़। और मेरा टारगेट होगा अगले 3 से 4 महीने के टारगेट के हिसाब से मेरा टारगेट होगा अपना 75 to 80 रुपीज़ उपले स्तरों पर। चलिए अगले कॉलर है हमारे साथ, मनोहर जयपुर से हैं। मनोहर जी स्वागत है आपका, पूछिए क्या सवाल है। मेरा सवाल ये है, मैं ये जानना चाहता हूँ कि प्राइवेट बैंक में पीपीएफ अकाउंट खुलवाना क्या उतना ही सुरक्षित है जितना सरकारी बैंक में? चलिए जानते हैं। बलवंत जी, प्राइवेट बैंक्स में आईसीआईसीआई बैंक में खोला जा सकता है, कितना सुरक्षित है? सिक्योरिटी यानी रिस्क वाइज आप देखें तो क्या सलाह रहेगी आपकी? ये जो पीपीएफ का जो पैसा है वो एक्चुअली गवर्नमेंट को ट्रांसफर होता है अल्टीमेटली। तो जो पीपीएफ अकाउंट की जो रेस्पॉन्सिबिलिटी है वो गवर्नमेंट की है। तो आप भले प्राइवेट बैंक में खोलो या पीएसयू बैंक में खोलो, आपके रिस्क पे कोई फर्क नहीं पड़ता है। जी, चलिए आपको राय दी जा चुकी है, उसके लिहाज से निवेश को आप देख सकते हैं। लेकिन इस बीच पेट्रोलियम मंत्री वीरप्पा मोइली का कहना है कि रुपए में मजबूती और कच्चे तेल की कीमतों में गिरावट के चलते पेट्रोल की कीमतों में कटौती देखने को मिल सकती है। We appreciate, yes, because it has gone up because of the rupee depreciation. Now it will definitely, and the international crude also now coming down. So there will be a cut. Pardon? There will be a cut in petrol price. No, hope so. No, any cut, any advantage of the price hike or the price reduction, the consumers will get full advantage.
चलो, तो पेट्रोल की कीमतें घटने की उम्मीद है, ऐसा कुछ बयान आप देख पाए थे वीरप्पा मोइली की तरफ से। लेकिन कुछ और भी अपडेट यहाँ पे खासतौर से डीजल की या फिर पेट्रोल की कीमतों को लेकर आ रहे हैं, जो कि एक अपडेट आ रहे हैं किरीट पारेख रिपोर्ट को लेकर। इसमें खासतौर से एक्सपोर्ट पैरिटी को लेकर भी यहाँ पे बात हुई थी। जैसे पारेख कमेटी की ड्राफ्ट रिपोर्ट में डीजल डी रेगुलेट की सिफारिश है और डीजल के चरणबद्ध तरीके से डी रेगुलेट करने का एक सुझाव भी यहाँ पर दिया गया। सूत्रों के हवाले से ये खबर आ रही है और ड्राफ्ट रिपोर्ट में फ्यूल एक्सपोर्ट पैरिटी प्राइस का जिक्र नहीं है, ये भी सूत्रों के हवाले से ही खबर है। और साथ ही साथ ड्राफ्ट रिपोर्ट में एलपीजी केरोसिन इंपोर्ट पैरिटी प्राइस की सिफारिश भी की गई है, ये भी सूत्रों के हवाले से खबर आ रही है। और एलपीजी के चरणबद्ध डी रेगुलेशन के हक में है ये जो एक रिपोर्ट है पारेख कमेटी की। उसके अलावा अंतिम जो बैठक है वो शनिवार को इस पर फैसला होना है। पहले सितंबर के एंड में इस पर इस रिपोर्ट को पेश किया जाना था, लेकिन अब जैसे कि अनुमान लगाया जाए, फिर जैसे कि खबरें कि अगले 2 हफ्ते के अंदर रिपोर्ट सरकार को सौंपी जा सकती है, ऐसे सरकारी सूत्रों के हवाले से खबर आ रही है। तो पारेख कमेटी की जो ड्राफ्ट रिपोर्ट है वो तैयार हो चुकी है और एक बार तमाम ऑयल मार्केटिंग कंपनीज के ऊपर नजर डाल लेते हैं किस तरह का रुझान वहाँ बनता हुआ दिखाई पड़ रहा है। IOC जो कि करीब 6 रुपये ऊपर कामकाज कर रहा है, फीसदी के लिहाज से करीब 3 से 4% की बढ़त देखी जा रही है। 213 रुपये का मौजूदा स्तर यहाँ बना हुआ है। उसके अलावा BPCL आज सुबह से ही करीब 8% की बढ़त शुरुआती सत्र में इसमें देखने को मिली। करीब 6% के आसपास का उछाल अभी भी यहाँ पर देखा जा रहा है। और साथ ही साथ HPCL के अंदर भी खरीदारी देखी जा रही है, करीब 4-4.5 रुपये की बढ़त, 191 रुपये का मौजूदा स्तर यहाँ पर देखने को मिल रहा है। बातचीत करते रहेंगे कुछ और भी दर्शकों से, लेकिन इस बीच बाजारों पर अगर नजर डाली जाए तो करीब 68 अंकों की गिरावट है। सेंसेक्स में निफ्टी 18 अंक नीचे है, 40 अंकों पर है मिड कैप इंडेक्स और स्मॉल कैप इंडेक्स भी करीब 32 अंकों पर कामकाज कर रहा है। तो चलिए, इक्विटी बाजार पे तो हमारी नजर रहेगी ही, लेकिन पीपीए पर फिलहाल एक कॉलर हमारे साथ हैं। बताइए युवराज, क्या सवाल है एक्सपर्ट से? मेरा सवाल ये है कि मुझे लॉन्ग टर्म के हिसाब से निवेश करना है, तो आरडी बेस्ट रहेगा या पीपीएफ बेस्ट रहेगा? सुना है आरडी पे सिंपल इंटरेस्ट लगता है और पीपीएफ कंपाउंडिंग इंटरेस्ट देता है, तो कौन सा निवेश अच्छा रहेगा? युवराज, आप बता सकते हैं अभी आपकी उम्र कितनी है? 30। ऑलराइट। बलवंत जी 30 इयर्स के हैं, इनके लिए पीपीएफ ये लॉन्ग टर्म के नजर से देख रहे हैं। बताइए, आरडी से कंपैरिजन जानना चाहते हैं, लॉक इन के बारे में भी डिटेल्स। देखिए पल्लवी, ऐसा है कि जो आरडी है वो आप कंट्रीब्यूट करते हो, उस पर टैक्स बेनिफिट नहीं मिलता है। इसके अलावा जो इंटरेस्ट है वो टैक्सेबल है। इसके सामने अगर आप पीपीएफ देखो तो आप जो कंट्रीब्यूट करते हो 1 लाख रुपए तक, उस पर आपको एटीसी का डिडक्शन मिलता है और जो इंटरेस्ट आता है वो भी एग्जम्प्ट है। और 8.7% को अगर आप ग्रॉसअप करो, प्री टैक्स करो, तो आपका 12% के आसपास आता है, अगर 30% वाली लाइबिलिटी में हो। तो मेरे हिसाब से आरडी के सामने तो आपको पीपीएफ ही बेहतर रहेगा, पर डिपेंड करता है आपको पैसा कभी चाहिए, क्योंकि आप इसमें पैसा 6 साल पूरा होने के पहले निकाल नहीं सकते हैं और निकालने में भी लिमिटेशन है, पूरा का पूरा पैसा आप नहीं निकाल सकते। जबकि आप आरडी में अगर पैसा डाला है तो आरडी की मैच्योरिटी पे पूरा पैसा आप विड्रॉ कर सकते हो और आप अपने पर्पज के लिए यूज कर सकते हैं। तो आपको किस पर्पज के लिए पैसा इकट्ठा करना वो उस पर निर्भर करता है कि आरडी अच्छा रहेगा या पीपीएफ अच्छा रहेगा। जी चलिए बलवंत जी, बहुत बहुत शुक्रिया आपका हमारे साथ मौजूद रहने के लिए, अपना कीमती समय में देने के लिए। साथ श्रीकांत, आपका भी बहुत बहुत शुक्रिया और मयंक, आपका भी बहुत बहुत शुक्रिया हमारे साथ बने रहने के लिए और अपना कीमती समय में देने के लिए। लेकिन इस बीच बाजारों के अंदर करीब 36 अंकों की गिरावट अब रह गई है। सेंसेक्स में निफ्टी भी अब केवल 7 अंक नीचे है, 46 अंकों पर है मिड कैप इंडेक्स और स्मॉल कैप इंडेक्स जो कि अब 33 अंक बढ़ के कामकाज कर रहा है, 5513 का लेवल देखने को मिल रहा है। लेकिन हमारी जो खास पेशकश है, खासतौर से अलग अलग निवेश के विकल्पों को लेकर, वो लगातार जारी रहेगी और अगले शुक्रवार भी हम एक और निवेश के विकल्प पर बातचीत करेंगे। हमारे साथ शेयर बाजार से जुड़े हुए तो जानकार मौजूद रहेंगे, लेकिन एक और निवेश के विकल्प से जुड़े हुए भी जानकार मौजूद रहेंगे, तो हम उनसे भी बातचीत करते रहेंगे। लेकिन फिलहाल इस कार्यक्रम में इतना ही। नमस्कार।